के माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों के आने वाले जो 2026 है, मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और आप जान रहे होंगे कि अभी जो जलवायु परिवर्तन का बहुत ही चैलेंज विषय है और झारखंड बढ़ जाने के बाद बिहार में बहुत ही सीमित ऐसे जंगल बचे हैं अपने पास। लेकिन आप सब लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि माइक है क्या? माइक सर दे दीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है। सेवा पर्व के रूप में हम लोग मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसमें कुल 280 लाख पौधा रोपण का लक्ष्य था, जिसमें हम लोग 3,67,000 लाख पौधा रोपण किए। तो ये हमारे बिहार के लिए और हम लोगों के लिए बड़ा ही गौरव की बात है। दूसरी बात की 2025-26 में हम लोग 4 करोड़ 68 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखे थे, जिसके विरुद्ध में 4 करोड़ 14 लाख हम लोग वृक्षारोपण का कार्य किए हैं। तो ऐसे कई बिहार में 237 पौधशाले स्थापित हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 8 करोड़ से अधिक है। और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत हम लोग जहां 1 करोड़ पौधा प्रति वर्ष उत्पादित हो रहे हैं। तो जल जीवन हरियाली के तहत भी यहाँ काफी काम हुए हैं। उसके बाद इस बार हम लोग एक लक्ष्य रखे हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार द्वारा बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में 4था स्थान मिला है। और अभी तक ये सरकार के द्वारा संचालित हो रही थी, लेकिन अब यह एक संस्था के द्वारा हम लोग इसको संचालित चिड़िया जो एक घर है यहाँ संजय जैविक उद्यान वो करेंगे। अब पिछले 10 वर्षों से यहाँ टॉय ट्रेन बंद था, तो इस बार मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था, तो इसके लिए भी हम लोग ने सहमति दे दी है। और कुछ ही दिनों के बाद अगली महीना कहिए कि टॉय ट्रेन यहाँ प्रारंभ होगा। उसके बाद पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन इसमें ये क्या है, हाँ उसके लिए जैसे अभी खास करके नहीं वो घुड़परास, तो घुड़परास के कारण खासकर किसानों को काफी फसल का नुकसान हो रहा था और किसान इससे बहुत प्रभावित हो रहे थे। किसान परेशान थे, तो वन विभाग ने ऐसे घुड़परास को शूट करने का आदेश दिया है और उसके लिए 2,000 रुपया प्रति घुड़परास को मारने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। 750 रुपया वो है जो शूट करेंगे उनको, और 1250 रुपया उसको दफन करने के लिए कहीं उनको ऐसा दफन किया जाए। और इसके लिए हर जिला में मुखिया के पास सभी किसान लिखित देंगे कि घुड़परास के कारण हमारे फसल का नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो लिखित जब देंगे तो मुखिया जो है जिला अधिकारी की सहमति से वो घुड़परास को शूट कराने की व्यवस्था है। फिर उसके बाद कैमूर वन प्राणी आश्रय जो टाइगर रिजर्व घोषित करने हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है, जिसकी स्वीकृति हेतु टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने का अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकार को हम लोगों ने भेज दिया है। तो मुझे लगता है कि जब जैसे केंद्र सरकार से सहमति होगी तो अभी एक टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। तो ये सारी बातें थी। कुछ आप प्रभा जी कुछ बताना है तो बताइए। सर, ये जैसे कि मान किया था डीएफओ वैशाली को, उन्होंने पेड़ तो उठवा लिया, लेकिन जो काटने वाले हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पहले भी सैकड़ों पेड़ कटे हैं। नहीं देखिए, तो यदि वन विभाग से कोई अनुमति लेकर के, परमिशन लेकर के यदि काटते हैं तो उन पर स्वाभाविक है कि कोई कार्रवाई नहीं पब्लिक आम लोग काट रहे हैं। पब्लिक आप लोग काट रहे हैं यदि उनके निजी जमीन में है, सरकारी जमीन। हाँ नहीं तो ऐसे है तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। सर, भागलपुर के पिपलौदी में भारी संख्या में पेड़ काटने की सरकार की अनुमति मिल चुकी है। एक तरफ पेड़ लगा रहे हैं सर, और
एक तरफ इतनी भारी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, सरकार कैसी मंशा दे रही है? देखिए, एक तो आप विकास को हम रोक नहीं सकते। आप लोग भी कहेंगे कि भाई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि जो विकास के लिए वृक्ष कट रहे हैं और सरकार की सहमति से कट रहा है, तो हम उसके अनुपात में वृक्ष लगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। सरकार दूसरी जगह भी जमीन दे सकती थी जहां पर इतने सारे पेड़ ना काटने पड़े। नहीं, अब तो जो किस विभाग के द्वारा सड़कें बन रही है, ग्रामीण कार्य के द्वारा बन रहा है, NHI के द्वारा बन रहा है, स्टेट हाईवे है, तो उनसे जब तक उनके से हमको कोई जानकारी नहीं आती है कि किनकी सड़कें हैं और क्यों पेड़ कट रहा है, तब तक उसका तो जवाब देना उचित नहीं होगा। हाँ, आपकी शंका को प्रभावित करेंगे। दूसरी बात से हम देख लीजिए, हम लोग ये भी एक प्लान बनाए हैं कि जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप है तो उनके आगे भी स्पेस काफी रहता है, तो 100 प्लांट लगा देते हैं। तो हमने अपने विभाग से कहा है कि बातचीत करके वहाँ कोई एक बड़ा वृक्ष, उनकी जो इच्छा हो, जो मैंने अभी कहा पीपल, बरगद, नीम, जामुन जो भी है, वो वृक्ष कोई ना कोई एक लगाए, क्योंकि पॉल्यूशन तो ज्यादा वहीं से जा रहा है। तो जितने पेट्रोल पंप है, मैं सब जगह देखता हूँ 100 प्लांट रहता है, कोई वहाँ बड़ा वृक्ष नहीं रहता है। तो मैंने कहा है कि आप वहाँ बातचीत कीजिए उनसे और कोई ना एक बड़ा वृक्ष जो प्रकृति के लिए अनुकूल हो, वैसे वृक्ष लगाने के लिए उनको प्रेरित कीजिए। अच्छा, एक बार प्रभात, आपके कुछ सवाल को प्रभात जी बता रहे थे, और कुछ रही घोरपरास को मारने की जो बात हो रही, कौन मारेगा? क्या बाहर से? बताया ना कि उसके लिए जो भी किसान होंगे, किसान लिख करके देंगे मुखिया को कि भाई हमारे घोरपरास के कारण हमारे फसल का क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जब सब लोग लिख करके देंगे तो हर जगह उसके लिए शूटर भी चिन्हित कर लिए गए बजाते और जिलाधिकारी के यहाँ से। इसको हम क्लियर कर हाँ, देते हैं सर, ताकि हमारा पब्लिक में मैसेज जाएगा। हाँ। घोरपरास को मारने की प्रक्रिया पहले थोड़ी कठिन थी। उसमें DFO के यहाँ आवेदन जाता था, फिर मीटिंग होती थी, तो उसमें समय लगता था और समस्या का त्वरित निदान नहीं हो पाता था। इसे देखते हुए सरकार ने जो ग्राम पंचायत मुखिया हैं, उनको घोरपरास मारने का आदेश देने की शक्ति प्रदान की और 13 जो एक्सपीरियंस शूटर्स हैं, उनको चिन्हित करके उनको अधिसूचित कर दिया। अब जो मुखिया हैं, उनके पास इन शूटर्स के नाम, पते और मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब उपलब्ध हैं और ऐसे मुखिया किसानों से आवेदन लेकर कि उनके क्षेत्र में जहां जहां घोरपरास की समस्या है, वो आवेदन कलेक्ट करके वो शूटर को डायरेक्टली कांटेक्ट करके बुला सकते हैं। वो शूटर जब यहाँ आ जाएंगे, उनको मात्र DFO से मिलकर अपना प्रोग्राम दे देना है कि मुझे इन मुखिया ने बुलाया है, ये उनका आदेश है और मैं इतने दिन यहाँ रहूंगा और इतने घोरपरास को मारने का आदेश दिया गया है। तो फिर DFO जो है समझ लेंगे, उसके बाद वो घोरपरास की शूटिंग करेंगे। एक बार में 50 घोरपरास को मारने का आदेश मुखिया दे सकते हैं। उन 50 घोरपरास को मार के दफन जब हो जाएगा तो अगले 50 की शूटिंग का अगला आदेश जारी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि समस्या अब स्थानीय स्तर पर ही रिजॉल्व हो सकती है। इसके लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता। शूटर बाहर से आएंगे या राज्य के? शूटर राज्य के भी हैं, शूटर बाहर के भी हैं, दोनों। धन्यवाद। हरित क्रांति के क्षेत्र में तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि झारखंड से अलग होने के बाद हमारा आवरण काफी कम हो गया था, लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अब हम 15.05% हरित आवरण पर पहुंच चुके हैं और जो ये कृषि रोड मैप चल रहा है 2028 तक, इसके एंड तक हम इसको 17% तक प्राप्त कर लेंगे। माननीय मंत्री जी द्वारा मानव वन्य प्राणी द्वंद्व में घोरपरास और जंगली सुअर आदि को भी जो इनकी समस्या है, फसलों को क्षति होती है, उसके संबंध में मुखियाओं को जो शक्ति दी गई है, उसके बारे में सविस्तार बताया गया है। तो इसके अतिरिक्त हम लोग वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें हाल ही में इसी चिड़ियाघर में आपने देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ एक समझौता हुआ है, जिसमें बगहा में रेप्टाइल इंक्यूबेशन कम इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा और कछुओं को लेकर, टर्टल को लेकर भी हमारी बातचीत चल रही है। तो जल्द ही उस पर भी हम लोग एक अच्छा काम कर सकेंगे। रामसार वेटलैंड साइट हमारे माननीय मंत्री महोदय जो हैं, इनका पक्षियों के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति एक विशेष ध्यान है
और इसी के चलते हमारे 6 वेटलैंड साइट्स जो हैं उनको रामसर साइट्स घोषित किया जा चुका है। आने वाले समय में भी काफी और वेटलैंड साइट्स हमारी लगभग 3 उनका प्रस्ताव और गया हुआ है, तो वो भी रामसर साइट घोषित की जाएंगी। और बाकी तो माननीय मंत्री महोदय द्वारा विस्तार से बताया ही गया है। टॉय ट्रेन आदि के विषय में जल्द ही आप बच्चे यहाँ की छुक गाड़ी को फिर से चलते देख सकेंगे। और बाकी अन्य हम लोग प्रदूषण के क्षेत्र में भी 23 जिलों में 35 अनवरत वायु प्रदूषण केंद्र कार्यरत है, जिससे डाटा यहाँ पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मिलता रहता है और उसके आलोक में कार्रवाई की जाती है। गंगा के क्षेत्र में भी 35 स्थल ऐसे हैं जहां से जल गुणवत्ता के आंकड़े लिए जाते हैं, और अगर हम सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ दें तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा पैरामीटर्स के अंतर्गत है। तो वन विभाग माननीय मंत्री महोदय की प्रेरणा से, सरकार की प्रेरणा से नित नए काम कर रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है, और हमें आशा है हमारे माननीय मंत्री जी की ऐसे ही हमको प्रेरणा मिलती रहेगी तो वन विभाग और भी इससे अच्छे काम करने में सफल होगा। माननीय अच्छा मंत्री जी, एक चीज सहकारिता भी मेरे जी में है। तो कल मुझे कुछ शहद के जो उत्पादन करते उनको मैंने बुलाया था, तो उनका कहना था नीम का भी बहुत अच्छा शहद होता है। तो अभी हम लोग बैठे थे पिछले सप्ताह, तो मैंने कहा कि जो हमारी परंपरागत वृक्ष है जो रहा है, पीपल है, बरगद है, नीम है, जामुन है, पाकर है, गुलर है, औला है, कटहरे से, तो ये सब वृक्ष अब तो हमको लगता है कि पीपल भगवान बुद्ध का एक प्रतीक के रूप में है। और कहीं हम शहर में और कहीं सड़क के किनारे हम कहीं नहीं देखते। हाँ, दिल्ली में जरूर देखते हैं कि दिल्ली जाते हैं तो शहर के में भी हर जगह पीपल और नीम का वृक्ष है। ये सब वृक्ष के नहीं रहने के कारण क्या कि जो हमारे पक्षी है जिनका भोजन मिलता था इन सब पौधों से, पक्षी जो है पीपल के वृक्ष पर रहते थे, उससे उसको भोजन मिल गया, नीम से मिल गया, गूलर से मिल गया, पाकर से मिल गया, तो पशु पक्षी को भी भोजन मिलता था। उनका निवास भी घना पेड़ होने के कारण उनका आश्रय रहता था। ये वृक्ष विलुप्त क्या, हम उसको प्रश्रय नहीं दे रहे हैं, और प्रश्रय देने के कारण एक और समस्या हो रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी, बिहार की जनता से भी हम आग्रह करेंगे कि इन सब वृक्षों को ज़्यादा आप महत्व दें, और वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को भी मैंने निर्देश दिया है कि आप इन सब वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। दूसरा कि कौन सा पॉपुलर वृक्ष, कल वो भी मेरे पास आए थे, वो भी एक अच्छा, बहुत अच्छा है कि आप वो वृक्ष लगाने के साथ आप अपना खेती भी कर सकते हैं, धान गेहूं जो भी रबी फसल है उगा सकते हैं। अब 5 साल के बाद वह वृक्ष जो है आपको कितनों कम होगा तो 3-3.5 हजार रुपये पर वृक्ष आपको देगा। तो यदि जिनके पास जमीन है तो इसका भी वृक्ष भी लगा सकते हैं, इससे भी उनकी आमदनी होगी और वो फसल भी उगा सकते हैं। तो मैंने अपने विभाग को कहा कि पटना से खास करके डोभी तक जो नई सड़कें बनी है, नई सड़क बनने के कारण क्या है कि दोनों किनारे में और NHI से बात करके कि उनका कितना वहाँ जमीन बचा पड़ा है, फिर किसान से भी बातचीत कर सकते हैं, फलदार वृक्ष भी हम लोग लगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी NH है, NHI के बगल में यदि आप फलदार वृक्ष लगाते हैं तो किसान को उससे फायदा होगा कि उनको ट्रांसपोर्ट खर्च नहीं लगेगा, क्योंकि NH के बगल में है, फल लगाएंगे उसका वो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग अपनी योजना बना रहे हैं। और प्रगति यात्रा के भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना दिया है, उस योजना पर भी पूरा विभाग काम कर रहा है। कुछ इसमें क्या माननीय मुख्यमंत्री का जो 20 स्थलों पर इको पर्यटन विकास की घोषणा की गई है, तो इस पर भी हम सब लोग काम कर रहे हैं। पर्यटन के और वन विभाग दोनों मिल करके हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आगे आपको बहुत ही अच्छा इसका देखने को मिलेगा बिहार में।
पर्यावरण के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में हम लोग पूरा